हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे सीटेट 2015 सितंबर में जो पेपर हुआ था उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। सीडीपी के 30 क्वेश्चन, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र पहला सेक्शन है। बाल विकास शिक्षा शास्त्र का ये आपका 30 क्वेश्चन होते हैं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे, शैशव काल की अवधि है। तो शैशव काल में आपने पढ़ा होगा जो 0 से 2 वर्ष, तो यहाँ पे जन्म से बोला गया है, तो जन्म से 2 वर्ष तक के, तो बी ऑप्शन से हो जाएगा। एंड सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञात्मक विकास की अवस्था में है। तो 2 से 7 वर्ष की आयु को क्या बोला जाता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मोर संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गामक। तो 2 से 7, तो आपका 0 से 2 वर्ष तो शैशवावस्था होता है, तो 2 से 7 बोला जाता है। इस संवेदी गतिक अवस्था शैशवावस्था को ही बोलते हैं। और इसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है जो कि 2 से 7 वर्ष के बीच होती है, और फिर उसके बाद मूर्त होती है, फिर उसके बाद औपचारिक होती है। तो आपका जो ऑप्शन होगा सेकंड का, वो फर्स्ट सही हो जाएगा, सेकंड का फर्स्ट। एंड थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, विकास से की ओर बढ़ता है। विकास से की ओर बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट, जटिल से कठिन, और विशिष्ट से सामान्य, साधारण से आसान। तो ये जो है थर्ड का ऑप्शन जो होगा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास सामान्य से यहाँ पे आएगा विशिष्ट की ओर बढ़ता है, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। सीडीपी में हमेशा करते टाइम ध्यान रखना है, हमेशा बच्चों को प्रेफरेंस देना है, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी मिल सके। और एक चीज़ और, हमें किसी क्वेश्चन में बच्चे को दंड देने की बात नहीं की जाएगी, पनिशमेंट देने की बात नहीं की जाएगी, तो आपका ज़्यादातर क्वेश्चन सही होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता आपको स्टूडेंट को देनी है। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसे कहा जाता है। तो ये कह रहा है कि जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य, सहयोग मतलब किसी की हेल्प ले रहे हैं यहाँ पे, तो फोर्थ का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सहयोग देना, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। फिफ्थ की बात करेंगे, फिफ्थ में आपका दिया गया है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा, अवधारणा बोलते हैं, में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये बोला जाता है आत्मसातकरण, आत्मसातकरण। तो फिफ्थ का सेकंड सी हो जाएगा। फिर से मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ उसको, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की जो प्रक्रिया होती है वो आत्मसातकरण कहलाती है। एंड सिक्स्थ क्वेश्चन ये हो गया। सिक्स्थ की बात करेंगे यहाँ पे, मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अधिक है। मध्य बाल्यावस्था में भाषा, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, तो ये हमें फिलअप करना है। तो पहला ऑप्शन दिया है अहम केंद्रित सामाजिकृत, सामाजिकृत अहम केंद्रित, जीववादी सामाजिकृत, परिपक्व अपरिपक्व। तो यहाँ पे सिक्स्थ का जो ऑप्शन होगा ये होगा मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित होती है। बाल्यावस्था में ज़्यादातर उस समय बच्चे जो मध्य बाल्यावस्था में होते हैं वो खुद अहम केंद्रित का मतलब खुद पे ज़्यादा केंद्रित होते हैं, ठीक है। सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित होते हैं। एंड सेवन्थ क्वेश्चन देखेंगे, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों के लिए हस्तप्रक गतिविधियाँ, बच्चों का एक कोने में बैठना, ये तो गलत है। प्रतिबंधित परिवेश, बच्चों को प्रतिबंध में लगाना ही नहीं है, मतलब एक प्रॉपर प्रतिबंध का मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें गलती कर रहे हैं तब भी नहीं रोकोगे, मतलब उन्हें फिर पहले से कोई प्रतिबंध नहीं लगा के रखोगे कि ये नहीं करना है वो नहीं करना है। तो मतलब बच्चा जो कर रहा है उसके बेसिस पे आपको बस उसको सिखाना है, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है वे गतिविधियाँ जिनमें खेल शामिल नहीं होते, ये भी गलत है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। कक्षा अध्यापक के राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर गीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में बुद्धि उच्च स्तरीय थी, किसकी?
स्थानिक, शारीरिक गतिबोधक, संगीतमय, भाषाई। तो यहाँ पे क्वेश्चन से ही पता चल रहा है संगीतमय। 9 क्वेश्चन देखेंगे। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता लड़के ही गणित में अच्छे होते हैं। तो ये तो एक क्वेश्चन जरूर सीटेट में हर बार आता है। इसे बोलते हैं लिंग या जेंडर पक्षपाती। ठीक है। फिर 10th क्वेश्चन देखेंगे। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, को के अनुरूप बदलना है। तो अब ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा का। तो परिवेश को बच्चों के अनुरूप बदलना पड़ता है। और यहाँ पे कभी कभी गलती से हम कर देते हैं बच्चे को परिवेश के रूप में बदलना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ये होगा आपका, हमें यहाँ पे परिवेश को न लेके हमें यहाँ पे 10th क्वेश्चन है ना, 10th का अगर यहाँ पे परिवेश, तो हम अगर यहाँ पे परिवेश डाल देते हैं, परिवेश डालते हैं तो परिवेश को बच्चे के अनुसार नहीं, व्यवस्था को बोलेंगे परिवेश से, लेकिन यहाँ परिवार है, फिर ये गलत हो जाएगा। बच्चे को हम परिवेश के साथ नहीं डाल सकते हैं, लेकिन व्यवस्था को हम बच्चे के अनुसार डाल सकते हैं। मतलब समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था जो हमारी है वो बच्चों के अनुरूप बदलना है। ठीक है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है तालमेल बैठाने की, संप्रेरक और व्याख्याता की, सुगमकर्ता की, निर्देशक की। तो इसका थर्ड ऑप्शन सुगमकर्ता का आता है कि बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है? सुगमकर्ता की होती है। ठीक है। 12th क्वेश्चन की बात करेंगे। 12th में दिया गया है कि इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? इसमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, उच्च आत्मसमीक्षा, निम्न औसती मानसिक प्रक्रियाएं, अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान। तो ये तो ठीक है, प्रतिभाशाली जो बच्चा होता है इस तरीके की एक्टिविटी करता है, उच्च आत्मक्षमता भी होती है और अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान भी कर लेता है, लेकिन निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रिया नहीं करता है वो। 13 क्वेश्चन करेंगे। 13 में देखिए कोहलबर्ग का है ये। कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्ति होगा? तो 13 का जो ऑप्शन होगा वो फर्स्ट, इसे बोलते हैं अंतर्निहित संभावित दंड। पूर्व परंपरागत स्तर जब आप पढ़ोगे, इसमें 3 स्तर उन्होंने बताए हैं। तो इसमें क्या आता है, कोई नैतिक निर्णय जब लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? अंतर्निहित संभावित दंड। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। एंड 14 देखेंगे। 14 में शिक्षार्थियों अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए कि विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं को समाधान करना, कलन विधि का आविष्कार करना। ये भी गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। याद करने के लिए शिक्षार्थ, याद करना तो बिल्कुल गलत बोला गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन विविध प्रकार की अधिगम, मतलब सीखने की अलग अलग परिस्थितियों के अवसर उपलब्ध कराने को एक शिक्षिका को चाहिए। 15 क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? निगेटिव ध्यान रखना। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, तो ठीक है। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, ये भी ठीक है। सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, ये भी ठीक है। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ये गलत है, क्योंकि सभी का विकास एक साथ नहीं होता। कभी किसी का ज़्यादा कम, कोई अच्छा सीखता है, कोई स्लो सीखता है, कम ज़्यादा इस तरीके से रहता है ना। तो ये जो बोला गया एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन 15 का फोर्थ। एंड 16 क्वेश्चन देखेंगे। 16 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए, बिल्कुल गलत। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, तो ये भी ठीक है, ये थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन और ऑप्शन देख लेते हैं।
आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार ही करना चाहिए, ऐसा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। तो ये दोनों तो गलत हो गए। आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा। अगर आप पढ़ा रहे हो, बाहर कोई करेगा तो उसे क्या पता बच्चा कैसा कर रहा है कैसा नहीं कर रहा है। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन ही बेटर है। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। फिर इसके बाद आता है निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है। सृजनात्मकता मतलब यहाँ पे बोल सकते हो कि ये अपसारी चिंतन के अंदर आता है। अपसारी चिंतन, सामवेगिक चिंतन, अहमवादी चिंतन। तो यहाँ पे 17 का जो होगा वो अपसारी चिंतन हो जाएगा। मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। वही सृजनात्मकता तो उसी होती है ना, हर चीज़ के बारे में वो अपने डिसीजन को सही ले सकें। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन में वाइगोत्स्की सहमत होते हैं। तो वाइगोत्स्की का जब भी जिक्र हो तो याद रखना वाइगोत्स्की ने ये बोला है कि हमें सामाजिक तरीके से सीखना है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से। जहाँ सामाजिक अंतःक्रिया आ जाए सान लेना, वही ऑप्शन सही है इसमें। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। 90 नंबर देखेंगे। 90 नंबर में बोला गया है कि बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए ही अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। पहला ऑप्शन, चिंतन में वयस्कों की भांति होते हैं और ज्यों ज्यों वे बड़े होते हैं उनमें चिंतन गुणात्मक वृद्धि होती है। थर्ड ऑप्शन है, रीते बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़े के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। निष्क्रिय जीव होते हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, बच्चे निष्क्रिय तो होते नहीं हैं। अब रीते बर्तन के समान होते हैं जिन्हें बड़ों द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है, ऐसा तो ये भी नहीं रहता है क्योंकि बच्चे थोड़ा बहुत अपने से भी डिसीजन लेते हैं। चिंतन में वयस्कों की भांति होते हैं, ये भी गलत है। जिज्ञासु प्राणी होते हैं और जो अपने चारों ओर के जगत में जो चीज़ें हो रही हैं उसमें तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 नंबर देखेंगे, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है, सत्य कौन सा है। असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं, पहला ऑप्शन है। पूछा गया है कि त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। असावधानी के कारण बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने में प्रक्रिया का अंग है, ये थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, ये तो गलत है। असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां, ऐसे तो कोई है नहीं। बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड न देता, ये भी गलत है। बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है। देखिए ये चीज़ कह रहा है दंड देना, ये तो बिल्कुल नहीं करना है, मैंने बताया है बच्चों को दंडित नहीं करना, पनिशमेंट नहीं देनी है। असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं, ऐसा तो कोई नहीं है। असावधानी के हर बारी असावधानी नहीं हो जाएगी, बच्चा अगर नहीं सीख रहा है तो उससे प्रॉब्लम हो रही है। तो जो चीज़ें वो गलतियाँ मतलब बच्चा जो गलती करता है वो भी एक सीखने की प्रक्रिया का अंग बोला जा सकता है। मतलब बच्चों की त्रुटियां जो होती हैं, बच्चा अगर एक बार गलती करता है तभी मतलब गलतियों से ही वो सीखता है, तो गलतियां भी एक तरीके से सीखने में हेल्प करती हैं। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 क्वेश्चन की बात करेंगे, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी विद्यार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। कक्षा के सभी विद्यार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि कड़े नियम बनाए और जो बच्चों में उनका पालन न करें उन्हें दंड दें। फिर यहाँ पर दंड देने की बात है तो ये तो बिल्कुल काट देना, बिल्कुल सही नहीं होगा। वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें। मैंने कहा है बच्चों को बिल्कुल तिरस्कार, मतलब तिरस्कार का मतलब होता है उनका मतलब उनको माने ना या उनको सम्मान ना मिले, तो ये भी गलत हो गया। उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं और संपन्न घरों से हों। अब यहाँ पे समावेशी शिक्षा कहता है कि आप ऐसे किसी स्पेशल बच्चे के बारे में नहीं सोचोगे, सभी बच्चों को एक साथ लेके चलना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन हमको लग रहा है सही है क्योंकि लास्ट यही बचा है। तो इसमें क्या बोला गया है कि अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों का प्रोत्साहित करें, बिल्कुल सही है फोर्थ ऑप्शन। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है। जो सुरेश है वो सामान्य रूप से एक शांत कमरे में क्या कर रहा है, अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। जबकि मदन जो है एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है, यह उसके डैश में भिन्नता के कारण है। तो देखिए अगर बच्चा यहाँ पे पहला है
कि मदन एक समूह में मित्रों सुरेश जो है वो एकांत कमरे में पढ़ना चाह रहा है, जबकि मदन ग्रुप के साथ मतलब बच्चों ढेर सारे बच्चे हैं उनके साथ पढ़ना चाह रहा है ग्रुप में। तो उनके ये भिन्नता का कारण क्या हो सकता है? अधिगम शैली, सीखने की अलग अलग तरीका है। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे 23 क्वेश्चन की। भारत में भाषिक भिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। मतलब भारत में अलग अलग जगह अलग अलग भाषा बोली जाती है, तो बोला जा रहा है कि विशेषकर कक्षा 1 और 2 में प्राथमिक स्तर के बहुभाषी कक्षाओं के बारे में, जो कक्षा 1 और 2 के बच्चे हैं उनकी कक्षाओं में जो मतलब भाषाई भिन्नता है उसके बेसिस पे सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है? तो बोला गया कि शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित करेंगे। बिल्कुल गलत, दंडित तो करना नहीं है। और कोई भी बच्चा अपनी मातृभाषा बोल रहा है तो उसको बिल्कुल नहीं रोकना है, नहीं तो वो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर सेकंड, विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाया जा रहा है। ये भी गलत है। ऐसा नहीं है कि जहाँ के बच्चे हैं ऑलरेडी वहीं की इतने और बच्चे कहाँ जाएंगे फिर, जो उनकी मतलब जिनकी मातृभाषा वहाँ की नहीं है जो इसमें पढ़ाया जा रहा है, फिर तो पढ़ेंगे ही नहीं। तो ये सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। थर्ड देखेंगे, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये बेटर ऑप्शन है, बट हम फोर्थ ऑप्शन भी देख लेंगे। जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। ये भी उपेक्षा करनी चाहिए, ये भी गलत है। तो आपका थर्ड, शिक्षक को सभी भाषाओं को सम्मान करना, बिल्कुल जैसा भी बच्चा बोलता है उसका सम्मान करना चाहिए। सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ओके, अब बात करेंगे हम नेक्स्ट 24। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? प्रकृति पोषण विवाद से प्रकृति से क्या अभिप्राय है? हमें आसपास का वातावरण, जैविक विशेषताएं या वंशाक्रम सूचना, ये चीज़ थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा, की पॉइंट है। प्रकृति पोषण विवाद में जो होता है प्रकृति से क्या अभिप्राय है, जो प्रकृति है यहाँ पे ये हमें याद रहना चाहिए। जैविक विशिष्टताएं या वंशाक्रम सूचनाएं से प्रकृति का मतलब होता है यहाँ पे। सेकंड ऑप्शन सही है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। ठीक है, काटने लायक तो नहीं। और ऑप्शन देख लेते हैं, समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा ही किया जाता है। ये तो गलत ही है बिल्कुल। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वास को प्रभावित करता है। बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर पाते। हाँ, ये तो प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया, हाँ इसमें अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण जनसंचार माध्यम सामाजिकरण है। सामाजिकरण का सबसे अच्छा महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो थर्ड ऑप्शन सबसे ज़्यादा बेटर लग रहा है। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है तो ठीक है, और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। 26 देखेंगे, बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रकार प्रश्न के विषय में सही नहीं है? फिर से यहाँ पर निगेटिव आया है। ठीक है, तो इसमें बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। कौन सा बच्चे किस प्रकार सीखते हैं इसमें से कौन सा गलत है? नहीं है, इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। तो बच्चे केवल कक्षा में ही नहीं सीखते हैं, बिल्कुल यही गलत है। लेकिन हमें निगेटिव वाला पूछा है तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बच्चे तब तक सीखते हैं जब तक संज्ञातन तैयार है। ये ठीक है। बच्चे अनेकों प्रकार सीखते हैं, ठीक है। बच्चे सीखते हैं क्योंकि स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, ये भी ठीक। लेकिन हमें निगेटिव ऑप्शन देना है, पूछा नहीं कौन सा सही नहीं है। तो बच्चे केवल कक्षा में, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही होगा। क्योंकि बच्चे क्लास के अलावा बाहर जाते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, हर जगह सीखते हैं। 27 नंबर की बात करेंगे यहाँ पे। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? प्रत्येक शिक्षार्थी के अंक लाने के लिए स्पर्धा का प्रोत्साहन, बिल्कुल गलत। प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार, दंड का उपयोग करना, ये भी गलत है। दंड तो देना ही नहीं है। बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारण करने और उन्हें पाने के लिए
बुद्धि में सहायता करना, ये बेटर ऑप्शन है। और लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, पूरी कक्षा के लिए मानव लक्ष्य निर्धारित। ऐसा तो नहीं, किसी भी बच्चे के बारे में आप पहले से डिसाइड नहीं कर सकते। इसका थर्ड ऑप्शन बेस्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है? तो यहाँ पे कंप्यूटर तो हो नहीं सकता सामाजिकरण, आनुवंशिकता भी नहीं हो सकती, राजनीतिक दल नो, पारिवारिक सामाजिकरण का एक प्रमुख कारण होता है। 29 क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। ऐसा तो कुछ है नहीं। छोटे समूह के कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने के लिए अनुमति देना, ये भी गलत है। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे के सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं, थर्ड ऑप्शन सही है। और बच्चे अपना काम जल्दी नहीं करते हैं और बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आई थिंक थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। और 30 क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे पूछा गया है कि औसत बुद्धि वाला बच्चा अधिक भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई का प्रदर्शन करता है। तो ये संकेत देता है कि बच्चा किस औसत बुद्धि वाला बच्चा पढ़ने में, तो ये हो जाएगा डिसलेक्सिया, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके।